डिफेंस रिटायर्ड फौजी भाइयों को नमस्कार। जो यूकल एमएसपी का केस अभी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तो आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी जो पे कमीशन का मामला है, आप लोग पे कमीशन जो 8th पे कमीशन वो किसी में भी एक बार मिलाप करना, उधर से आपको मिलेगा बोलकर बता दिया है। और जो जजमेंट भी, फाइनल जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है। लेकिन इसमें क्या हो गया, अपना लिए जेसीओ जवानों के लिए जो सरकार अभी तक कोई यूकल एमएसपी का बात जीती नहीं गया, उसको ऊपर कुछ बताया ही नहीं है। क्यों बोलने से सरकार अपना लिए देना नहीं चाहता, जो यूकल एमएसपी देना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके लिए एमएसपी का बजट ज्यादा होगा बोलकर ही, इसीलिए तो सरकार कुछ भी नहीं बता रहे। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था, हमारे 2 केसेस लगे हुए थे। एक डीजीआर के खिलाफ था, हमने उस पॉलिसी को चैलेंज किया था जिसमें कोल लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी क्या व्यापार और इनपैनलमेंट सिर्फ अफसरों की एजेंसी को किया जाता है और दिया जाता है। उसी तरह कोको पेट्रोल पंप भी, आपका सीएनजी पंप भी, सारे के सारे अफसरों को दिया जाता है। ये सब क्रीम पॉलिसी अफसरों ने नियम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपने लिए रिजर्व कर रखा है, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। सरकार ने अभी तक इस पर जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने 2 वीक का समय दिया, जून में इस केस का डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा केस इक्वल एमएसपी के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है। मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ, एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं हो कर रही है। तो उन्होंने उस चीज को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ, ये देखना है। होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ, ये देखना है। इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही है। मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए, तो चर्चा का विषय है, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशन को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे लिए खुला रखा हुआ है। इसी आधार पे हम लोगों ने पिटीशन ने सांसदों की सैलरी 24% बढ़ा दी है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। सांसदों को 1 लाख रुपए की जगह 1,24,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये बढ़ोतरी कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर की गई है। इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा। सैलरी के साथ डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। सांसदों को सैलरी और पेंशन के अलावा हवाई, रेल और सड़क यात्रा पर मुफ्त सुविधा मिलती है। उनके परिवार को भी सीमित यात्रा सुविधा मिलती है। दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास, टेलीफोन, बिजली, पानी पर छूट और मेडिकल में देख लेना एक बार। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक इसी में है। जो आकर 1/9/2008 से लेकर 31/12/2015 तक कितना अरियर्स देना, 1,76,000 तक अरियर्स उसी टाइम का ही बन रहा है। उसका बाद से 15 के बाद से कितना बनेगा, 10 साल है, 10 साल हो गए, 10 साल में और भी कितना बनेगा, एक बार आप लोग जानकारी ले लेना। जो अपना लिए जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, सिपाही की 1,76,000 होने से नायक के लिए उतना ही मिलना है और अमलदार के लिए ही उतना ही है।
उसके बाद नायक सूबेदार के लिए ही उतना ही मिलना है, उसके बाद सूबेदार के लिए उतना ही मिलना है, सूबेदार मेजर के लिए भी उतना ही अमाउंट मिलना है। ये सरकार कब देगा, इसका इंतजार में अपना भाई लोग बहुत दिन से इंतजार कर 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 वो चले गए अभी है, इस जमीन से चले गए अभी, लेकिन सरकार अभी तक नहीं दिया। जो 18 महीने का डीए डीआर का भी इसी तरह ही पेंडिंग रख कर वो कब देगा पता नहीं। इतना इलेक्शन तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन अभी देगा या नहीं देगा वो भी जानकारी नहीं है। लेकिन यूकल एमएसपी का लड़ाई जरूर करना है, हम लोग यूकल एमएसपी का ऊपर लड़ाई करना बहुत जरूरी है। पूरा एक ही कदम लेकर चलकर एकता से रहने से, जो सैनिक भाई लोग पूरा एकता से रहने से अपना यूकल एमएसपी 100% हम लोग ले सकता है। उसी से अभी से आवाज उठाओ, अभी से आवाज उठाओ, जो सरकार का पास पहुंचना चाहिए अपना यूकल एमएसपी हमारे लिए दे दो। जो इसी में देखो पूरा कैलकुलेशन भी है, कब कब कितना कितना हुआ था, जो यूकल एमएसपी कौन सा टाइम में कितना कितना हुआ हो पूरा डिटेल्स भी है इसी में, इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखना जो अपना लिए यूकल एमएसपी बराबर मिलने से अपना लिए कितना फायदा होने वाला है, जो बेसिक के साथ जानकारी ले लेंगे। अभी सबसे पहले देखो सिपाही साहिबान है, उनका बेसिक तो OROP 3 का मुताबिक 20,663 रुपीस मिल रहे, लेकिन 15,500 यूकल एमएसपी मिलने से उसमें से आधा ही अपना लिए मिलेगा, 7,750 रुपीस मिलेगा। हमारे लिए ऑलरेडी 2,600 रुपये मिल रहे, वो माइनस करने से 5,150 रुपए अपना लिए बेसिक में बढ़ोतरी होना है। सिपाही से लेकर सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ऑर्डिनरी कैप्टन के लिए ऑलरेडी मिल रहे, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ये फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा। इसी में देख लेना जो बेसिक, उसका बाद 5,150 रुपए दोनों प्लस करने के बाद टोटल बेसिक बन जाता है। एक सिपाही 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का 25,613 रुपीस, 25,613 रुपए का उनका बेसिक बन जाता है। इधर देख लेना, एक बार नोट कर लो आप लोग, 25,613 रुपए का बेसिक बन जाता है उनका बेसिक पेंशन नहीं है, उनका बेसिक उतना बन जाएगा। उनका 53% डीए के साथ कैलकुलेशन करने के बाद उनका डीए बन जाता है 13,575 रुपीस। उनका टोटल पेंशन आकर 39,188 रुपीस तक उनका टोटल पेंशन बन जाता है। एक सिपाही साहिबान का 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का, वो भी 2006 से पहले रिटायर्ड वाले का बेसिक है। ये एमएससीपी 1-2 मिला हुआ होने से उनका बेसिक ज्यादा होगा, हवलदार या नायक का उसमें बेसिक में होगा उनका। उसका बाद देख लेना नायक साहिबान, जो नायक साहिबान 22 साल सर्विस कर दिया, उनका OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 23,569 रुपीस। उनके लिए 5,150 रुपए का बेसिक में प्लस होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 28,790 रुपीस बेसिक। जो नायक साहिबान का बेसिक 28,790 रुपीस, उनका डीए 53% के साथ कैलकुलेशन करने से उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 15,221 रुपए, 15,221 रुपए बन जाता है। उनका टोटल पेंशन आकर देख लेना 43,940 रुपीस। कितना हो गया? 43,940 रुपीस उनका टोटल पेंशन बन जाएगा एक नायक के लिए, 22 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए। उसके बाद हवलदार साहिबान 26 साल सर्विस कर दिया हवलदार साहिबान, OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 24,763 रुपीस, 5,150 रुपए का बेसिक में बढ़ोतरी होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 29,913 रुपीस, 29,913 रुपीस उनका टोटल बेसिक बन जाता है। उसका बाद उनका डीए का अमाउंट कितना बन जाता है 15,854 रुपीस,
15,854 रुपीस टोटल पिंचन उनका 45,767 रुपीस तक उनका टोटल पिंचन बन जाएगा अपना लिए यूकल एमएस पे बराबर मिलने से। ये पूरा पिंचनर्स के सर्विस वाले के लिए और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगा। उसके बाद नायक सूबेदार साहिबान उनका भी देखो, उनका OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 26,900 है। उसका बाद 5,150 रुपए का बेसिक में प्लस हो जाने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 32,050 रुपीस। डीए का 16,987 टोटल पिंचन आकर 49,037 रुपीस बन जाएगा। उसका बाद जो सूबेदार साहिबान उनका बेसिक आकर 30,175 रुपीस OROP 3 का मुताबिक उनको 5,150 रुपए का बेसिक में ऐड होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 35,325 रुपीस। उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 18,722 रुपीस। टोटल पिंचन 54,047 रुपीस तक उनका टोटल पिंचन बन जाएगा एक सूबेदार साहिबान 28 साल सर्विस करने से। उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का देखो, उनका बेसिक आकर 34,575 रुपीस। उनको 5,150 रुपए का प्लस होने से उनका बेसिक बन जाता है 39,725 रुपीस। 5,150 रुपए जो पिंचन बेसिक में याद होने से उतना बेसिक बन जाता है 39,725 रुपीस। उसका बाद उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 21,054 रुपीस। 21,054 रुपीस 53% डीए के साथ। उसका बाद देख लेना उनका टोटल पिंचन बन जाता 60,779 रुपीस। 60,779 रुपीस उनका टोटल पिंचन उतना बन जाएगा। ऑलरेडी अपना ऑर्डिनरी कैप्टन ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान के लिए 15,500 रुपए बराबर उनको यूकल एमएस पे मिल रहे हैं। उसी का वजह से उनको तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर क्या हो गया, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की कम मिल रहे हैं। ये याद होने से अपना बेसिक भी ज्यादा हो जाएगा, अपना पिंचन भी बढ़ोतरी हो जाएगा, अपना फैमिली पिंचनर्स के लिए भी बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगा, उनका भी पिंचन में बढ़ोतरी हो जाएगी। कृपया कर सरकार ये देना बहुत जरूरी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। तो अगर आज सपोज आज हमें अगर 5200 मिल रहे हैं, 5200 रुपए जो जवान को मिल रहे हैं, अगर वो 10 साल बाद हमें दे भी देंगे 15,500 तो उसकी तो वैल्यू कम हो जाएगी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर वो आज की डेट में हमें यूनिफॉर्म रेट मिले तो उस पैसे की वैल्यू है। और जहां तक आपका क्वेश्चन है कि इसमें कुछ आशा है, क्योंकि बार बार तारीख पे तारीख लग रही है, तो आशा पे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर। कोर्ट को चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें क्योंकि बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारा बजट का बड़ा इशू है, एग्जैक्टली बहुत बड़ा बजट इन फाइनेंशियल बहुत बड़ा एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। जजेस को भी लग रहा है कि हाँ मुद्दा तो बड़ा है, हाईलाइट कि उनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ निर्णय ले सके। और ये सब निर्णय अपने फाइनेंस बचाने के लिए करते हैं, अपनी बजट बचाने के लिए करते हैं। अभी हमने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों से, महीनों से पूर्व सैनिक जेसीओ एनसीओआर के आंदोलन में जड़ता आ गई है, बड़ा एक तरह से खत्म होने के कगार पे है। तो हम लोगों ने सभी संगठनों को इकट्ठा करके प्रयास किया कि इनमें जड़ता खत्म करने के लिए, अपनी मांगों को जोर देने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे 27 अप्रैल 2025 को किया जाए। अब यह आंदोलन 2 कारणों से और भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहला कारण है कि पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब देते हुए सरकार ने सिर्फ सिविल पेंशनरों को स्टेट दिए हैं, डाटा दिए हैं, पूर्व सैनिक पेंशनरों के संबंध में कुछ नहीं बोला। दूसरा, एक फाइनेंस बिल जो पार्लियामेंट में टेबल्ड है, उसमें एक चैप्टर ऐड किया गया है, वैलिडेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल एंड प्रिंसिपल फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन लाइबिलिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो दूसरा वाला फाइनेंस बिल था, इसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन को आशंका है, उनका एप्रीहेंशन है कि कहीं जो 8 पे कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ बाद में जाने वाले, मतलब 1 जनवरी 2026 के बाद जाने वाले पेंशनरों के संबंध में ही अपनी रिकमेंडेशन न दे और पीछे वालों को छुए भी मत।
अगर ऐसा होता है तो 7 पे कमीशन या उससे पहले जितने भी पेंशनर गए हैं इनकी पेंशन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं होगी। ये इनको बहुत बड़ा घाटा होगा और ये गवर्नमेंट के लिए आइडियल समय लगता है कि अभी सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्यों ना ये अपनी फाइनेंस लायबिलिटीज को खत्म किया जाए, कम किया जाए। सिविल ऑर्गेनाइजेशनों ने इसके संबंध में गवर्नमेंट पर प्रेशर माउंट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने डेलीगेशन भेज के वार्ता भी किया है, लेकिन अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस 8 पे कमीशन का हुआ नहीं है। उनकी मांग ये है कि 8 पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हो उसके इसमें शामिल किया जाए कि भाई ये जो 8 पे कमीशन है ये पूर्व में गए पेंशनरों के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट देगा और पैरिटी को खत्म करेगा जैसे पिछले पे कमीशनों में होता रहा। तो अब हमारी आंदोलन जो 27 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है उसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है। तो मैं भारत के सभी पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने ईगो में, नादानी में इस अपॉर्चुनिटी को मिस न करें, क्योंकि अगर अहित हो गया, पहले नहीं जगे, अगर अहित हो गया तो बाद में आप हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लाठी पीटते रह जाएंगे, सांप निकल जाएगा। कई संगठन जो बड़े होने का दावा करते हैं उन्होंने 27 मार्च में शामिल होने से एक तरह से इनकार कर दिया है। तो मैं पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं, आप किसी फोरम का गुलाम मत बनिए। आपने गठन किया है पूर्व सैनिकों के हितों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के युगों को सेटिस्फाई करने के लिए आपका गठन नहीं हुआ है। तो आप उनके जालों में मत आइए और आप 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे आइए। भारत के पूर्व सैनिकों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप किसी संगठन का गुलाम मत बनिए कि पहले ही ब्रिटिश काल के गुलामी काल के कानूनों ने हमारा बहुत ज्यादा अहित किया हुआ है, अहित करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग संघर्ष हैं, और भी उसमें मकर जाल में ना फंसिए। आप संगठन नहीं आते, छोड़िए संगठन को, आइए 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे और अपने अधिकारों के संबंध में, अपनी मांगों के संबंध में अपनी आवाज को बुलंद रखिए, ताकि सरकार को पता चले कि हम जगे हुए हैं, हम सोए हुए नहीं हैं, और कोई भी आपका निर्णय जो हमारे खिलाफ है उसका हम डट के विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत।